बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज। 22 मई को देश भर में ईद का त्योहार मनाया जाएगा और उससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नो नमाज वाला अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन कुछ लोगों को इस आदेश से दिक्कत हो रही है। ऐसे लोगों का भी अब उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उनको समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उससे पहले पूरे प्रदेश में पुलिस ने आज फ्लैग मार्च के साथ पेट्रोलिंग की और बता रही है ना सड़क पर नमाज होगी ना ही कोई गड़बड़ी। अगर कोई गड़बड़ी करेगा तो उसका इलाज योगी ने 24 घंटे पहले ही बता दिया है। अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। इधर योगी का ऑर्डर आया, उधर योगी के सिंघम सड़कों पर आ गए। बकरीद से पहले अलीगढ़ में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। एक संदेश लोगों को सुरक्षित महसूस कराना था, तो दूसरा मैसेज उन छिपकर बैठे लोगों का है जो गड़बड़ करने की सोच रहे हैं। कानपुर में तो मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक की गई है। सड़कों पर भारी पुलिस बल निकला, जिसके जरिए बताया गया कि सड़क पर नमाज और खुले में कुर्बानी नहीं होगी। अगर किसी ने अफवाह फैलाई तो फिर डेंटिंग पेंटिंग भी की जाएगी। सहारनपुर में बकरीद पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पहले ही तैयारी कर ली गई है। डीएम एसएसपी लेवल के अधिकारी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अलग अलग इलाकों में पेट्रोलिंग की जा रही है, यानी योगी के सिंघम तैयार है। अगर गड़बड़ हुई तो शामत आएगी, क्योंकि योगी का फ्री हैंड है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज ना पढ़ने की बात कही है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि संख्या का भी नियंत्रण होना चाहिए। योगी की सड़क पर नो नमाज वाली रेखा का उत्तर प्रदेश के मौलाना तो समर्थन कर ही रहे हैं, 500 किलोमीटर दूर भी इस फैसले की तारीफ हो रही है। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। योगी का बयान आम जनता को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए है। ना तो सरकार किसी को नमाज पढ़ने से रोक रही है और ना ही कुर्बानी से। बस ये सब सड़क पर नहीं होना चाहिए। कुछ मौलानाओं ने सड़क पर नमाज की परमिशन मांगी थी, लेकिन सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया। यानी त्योहार मनाइए लेकिन गाइडलाइंस के तहत। और योगी के इस फैसले के मुरीद न सिर्फ यूपी बल्कि उत्तराखंड के मौलाना भी दिख रहे हैं। मुसलमान रोडों पे नमाज नहीं पढ़ता है और न चौराहों पे नमाज पढ़ता है, न पार्कों पे नमाज पढ़ता है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये कहना कि रोड पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, मैं बिल्कुल पूर्णतः उनका समर्थन करता हूँ। उत्तराखंड के मौलाना का मानना है कि प्रदेश की बागडोर संभालने के साथ योगी एक संत भी है और कोई संत हर मजहब के बारे में जानता है, इसलिए जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। कोलकाता के तिलजला में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई आज देखने को मिली और उसके बाद हुए उपद्रव पर एक्शन भी हुआ। संदेश साफ है कि बंगाल में अवैध कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो मस्जिद, मदरसा या फिर कोई भी धार्मिक स्थान हो या फिर घुसपैठिए। मुख्यमंत्री की ये सख्ती कुछ मौलानाओं को अच्छी नहीं लगी। जैसे ये है मौलाना मुजफ्फर रजवी, इन्होंने खुलकर अवैध कब्जों के खिलाफ हो रही कार्रवाई का समर्थन किया है। जो अवैध मदरसा है, चाहे अवैध जो कुछ है, उस पर बिल्कुल सरकार कार्रवाई करे। अवैध जो कुछ है, हम अवैध क्यों बना करके रखेंगे। सुर तो बदलना ही था, क्योंकि शुभेंदु का विजन बिल्कुल क्लियर है। एक्शन तिलजोला में हुआ, भाई कोर्ट में गया है, जाओ ना भाई। बिल्डिंग प्लान नहीं है, ये सब नहीं चलेगा। और प्राइमरी एजेंडा तो सेट है ही। वोटर लिस्ट में डिटेक्ट हो गया, उसका बाद वोटर लिस्ट में डिलीट हो गया। अभी तो टाइम आ गया है बंधु डिपोर्ट करने का। जाहिर है कायदे में रहने में ही फायदा है, फिर सरकार से बैर क्यों पालना, और वो भी अवैध कब्जों पर। पश्चिम बंगाल के फाल्टा में चुनाव से पहले एक बड़ी बात सामने आई है। यहाँ पर जहांगीर खान ने चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। टीएमसी को ये बड़े झटके के रूप में माना जा रहा है। जो जहांगीर कभी अपनी जीत का दावा कर रहे थे, वो अब खुद को फाल्टा का पुष्पा कह रहे हैं। बंगाल में हवा बदलते ही ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बदला बदला सा है। भरोसा नहीं हो रहा है तो जहांगीर के पहले और अब के बयानों की ही तुलना कर लें। सिनेमार आर्टिस्टे আমরাও পুষ্পা ছুটেগা নেই। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। अब इसे हार का डर कहे या पुराने पापों का बही खाता खुलना, जहांगीर खान ने एन चुनाव से पहले अपना नामांकन वापस लेकर बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया है। जो जहांगीर कभी वोटर्स को खौफजदा कर अपनी जीत सुनिश्चित करता था, इस बार खुद डरा हुआ है, जिसकी शुरुआत तभी हो गई जब उसके आतंक के खिलाफ वोटर्स सड़कों पर उतरे और रीपोलिंग की घोषणा हुई।
और अब जबकि बंगाल में सत्ता ही बदल गई है तो उस पर गिरफ्तारी का डर अलग से मंडरा रहा है, जिसके डर से वो हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल कर चुका है। बंगाल में सत्ता बदलने के बाद से ही जनता ही नहीं, अधिकारी कर्मचारी भी अब कुछ और ही बात कह रहे हैं। कभी आधने से टीएमसी के वर्कर के सामने डरे सहमे अधिकारियों की आजादी को आसनसोल में महसूस किया गया। यहां नगर निगम ने अपने कम्युनिटी हॉल पर वापस कब्जा पा लिया, या ये भी कहा जा सकता है कि हवा के रुख के साथ ये अधिकारी और कर्मचारी अब बदल गए हैं। जिस पर तृणमूल कांग्रेस के एक पार्षद ने कब्जा जमा रखा था, इस सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने में नगर निगम को नाकों चने चबाने पड़ गए, लेकिन हवा बदली तो चाबी लौटाना पड़ा, जिसके बाद दलबल के साथ निगम की टीम इस पर कब्जा वापस लेने पहुंची। চারটে চাবি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে একটা চাবি মেলেনি, তালাটা আপনাদের সামনে ভাঙতে হলো। দিয়ে মোটামুটি যে যদি আমরা ফেস ভ্যালুতে ওনার চাবিটা রেখে দিতাম, তাহলে এই প্রসেসটা এক্সস্ট হওয়ার পরে আবার পুলিশকে চিঠি দিয়ে। आरोप तो पहले से ही है, शगुन हॉल को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने के लग रहे थे। ताला खुलते ही वहां मौजूद सिलाई मशीनों और झंडों ने इसकी पुष्टि कर दी। यहां टीएमसी के झंडे बैनर बनाने का काम चुनाव के दौरान हो रहा था, लेकिन आज ये फिर से नगर निगम को वापस मिल गया है। पश्चिम बंगाल में अब पत्थरबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में रविवार को हुई पत्थरबाजी के बाद 46 पत्थरबाजों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 4 पत्थरबाजों को आज उसी इलाके में ले जाया गया और पूरा सीन रिक्रिएट किया गया। मुंह पर कपड़ा, हाथों से चेहरा छिपाने की कोशिश और हाथों में हथकड़ी, ये वो पत्थरबाज हैं जिन्होंने बंगाल पुलिस को अपने पत्थरों से निशाना बनाया। लेकिन आज ये अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस उन्हें उसी इलाके में ले गई है जहां पत्थर चले। 46 में से 4 आरोपियों को उस जगह ले जाकर जुलूस निकाला गया और फिर उनकी निशानदेही पर उस इलाके में सर्च की गई। पुलिस इलाज चल रहा है, एक तरफ रिकंस्ट्रक्शन और दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से खास मैसेज कि आने वाले दिनों में ऐसी बर्ताव ना करो कि आपका भी हशर इसी तरह का हो। इलाके के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। हर पत्थरबाज की पहचान की जा रही है जो अपने बिल में छुपा है। अभी पत्थरबाजों का जुलूस निकाला है और हो सकता है जल्द उनके पोस्टर भी चौराहे पर लगे दिखाई दे, क्योंकि शुभेंदु सरकार ने साफ कहा है नुकसान की वसूली पत्थर फेंकने वालों से ही की जाएगी। सुर्खियों में बने रहने और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले मौलाना साजिद रशीदी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने हिंदुओं की आस्था को कमजोर कहा है और साथ में ये भी कहा कि पहाड़ों और नदियों की भी हिंदू पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, जहरीले मौलाना ने भारत को मां मानने से भी इनकार कर दिया। भारत को मां नहीं मानते, भारत को मां हम कैसे मान लेंगे? हमारी मां एक ही है जिसने हमको जन्म दिया है। जहरीला मौलाना यही नहीं रुका, बल्कि उसे हिंदुओं की आस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए। कहा हिंदुओं की आस्था कमजोर होती है। इतनी कमजोर आस्था कि हर चीज को मैं भगवान मान लेना, मैं समझता हूँ ये हिंदू धर्म तो नहीं हो सकता, सनातन तो नहीं हो सकता। वहीं मौलाना के इस बयान पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने करारा जवाब दिया। जहाँ हम रहते हैं, जहाँ का हम अनाज, राशन सब कुछ हम इस्तेमाल करते हैं जमीन का, तो हमारे लिए माँ से भी बड़ा दर्जा है। ऐसे अत्याचारी, दुराचारी भावना रखने वाले भारत में रहने की अधिकारी नहीं है। जो भारत में रहता है, भगवती भारती माँ को माँ नहीं कहता है, ऐसे जल्लादों को भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे मौलाना जहर उगलते हैं ताकि वो खबरों में बने रह सकें। मध्य प्रदेश के धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आज मंगलवार का दिन खास रहा, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और सरस्वती वंदना और हनुमान चालीसा पाठ का भव्य आयोजन यहां पर किया गया। हम आपको बताना चाहते हैं कि 23 साल बाद भोजशाला में महापूजा का आयोजन किया गया। आज धार की भोजशाला में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हाईकोर्ट के आदेश और एएसआई के नए निर्देशों के बाद पहले मंगलवार को भोजशाला भक्ति के रंग में रंग गया। श्रद्धालुओं के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। हर तरफ जश्न का माहौल नजर आया। इस दौरान लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की। बता दें कि करीब 23 साल बाद भोजशाला में ऐसा भव्य आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने इसे वर्षों से संघर्ष और आस्था की जीत बताया। मैं पहली बार यहाँ आई, मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है मुझे यहाँ आकर। भोजशाला के लिए संघर्षरत था, इसमें लाखों लोगों ने शहादत दी है, जेल यात्रा की है। बता दें कि 2003 की व्यवस्था के मुताबिक मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज के लिए सीमित समय तय था, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे दिन भोजशाला में पूजा अर्चना होने लगी है। मुंबई के बांद्रा में आज रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए निर्माण को तोड़ने का काम किया गया और ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर हुई। वहीं इस दौरान इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई।
और इसके बाद एक एक करके अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया गया। इस वक्त यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है 400 घरों के ऊपर इलीगल जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है। हालांकि जरा देखिए, जो लोग हैं वो सड़कों पे इस वक्त अपना सामान लेकर आए हैं और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसीलिए एक भारी सुरक्षा दल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये मामला साल 2017 से चला आ रहा है। प्रशासन ने खाली करने का आदेश दे दिया था। इस दौरान मामले में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जिसके बाद 29 अप्रैल को हाईकोर्ट ने नए आदेश के बाद एक्शन लिया है। 100 घरों को छोड़ के इंटायर ऑलमोस्ट 500 घर हैं, बाकी उन सबको हमें हटाना है। कितना बड़ा एरिया? ऑलमोस्ट अगर एरिया की बात करें, जो पूरा लैंड पार्सल है हमारा 5200 स्क्वायर मीटर का ये लैंड पार्सल है। दरअसल अतिक्रमण हटाया जाना मुंबई के रेलवे क्षेत्र में रेल क्षमता बढ़ाने के लिए जरूरी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में फर्जी डिग्री और मार्कशीट रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। एसआईटी ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। ये गिरोह हाई स्कूल से लेकर प्रोफेशनल डिग्री तक फर्जी दस्तावेज तैयार करता था और इस नेटवर्क के तार सेलिब्रिटी और विदेशों तक जुड़े हैं। लेकिन फर्जी डिग्रियां और नकली मार्कशीट वाले करोड़ों के नेटवर्क से जुड़े 2 और आरोपियों को कानपुर एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में डॉक्टर मनीष कुमार और अर्जुन यादव शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर मनीष और अर्जुन यादव 2 लोगों को पकड़ा गया है। पिछले फरवरी में हमारे द्वारा एक फर्जी मार्कशीट का एक रैकेट को बस्ट किया गया था। मेन सरगना उस समय बताया जा रहा था, शैलेंद्र जो उस समय का मेन सरगना था, उसने बताया था कि मुझसे भी बड़ा सरगना जो है डॉक्टर मनीष है। जांच में 65 से 70 फर्जी मार्कशीट मिली है। प्रोफेशनल डिग्रियां, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कई यूनिवर्सिटी के नाम शामिल हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी ने ग्लोबल बुक ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड के नाम पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें कई सेलिब्रिटी भी शामिल हुए थे। इसी फर्जी डिग्री सरगना ने कथावाचक जया किशोरी और टीवी एक्टर करण मेहरा को भी सम्मानित किया था। एसआईटी अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस रैकेट। हैदराबाद में एक सरकारी अधिकारी के घर छापेमारी में 100 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। जल बोर्ड के अधिकारी के घर जब एसीबी की टीम ने छापा मारा तो उनके होश उड़ गए। रेड के दौरान घर के हर कोने से नकदी और ज्वेलरी बरामद होने का सिलसिला जो शुरू हुआ, ये सिलसिला घंटों तक रुका नहीं। अधिकारियों के हाथ जब रुके तो सामने थे नोटों के सैकड़ों बंडल, सोने के आभूषणों का अंबार। कुबेर के इस खजाने के मालिक हैं वाटर बोर्ड के महाप्रबंधक अनंत लक्ष्मी कुमार। ये सब कुछ मिला है हैदराबाद रेड हिल्स से उनके इस आलीशान घर में। अधिकारी के घर के कोने कोने से निकाली गई संपत्ति को हाल में लेकर बैठे। एक टीम नोट गिनने की मशीन से नोटों की काउंटिंग करने लगी तो दूसरी टीम आभूषणों की गिनती और वजन, वहीं तीसरी टीम दस्तावेजों के जरिए अचल संपत्ति का कैलकुलेशन करने लग गई। इस छापेमारी में खुलासा हुआ है कि अनंत की हैदराबाद के गेटेड कम्युनिटी में 3 लग्जरी फ्लैट, 6 ओपन प्लॉट और निजामाबाद में 3 एकड़ जमीन। अभी तक की प्रारंभिक जांच में एसीबी ने 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता लगाया है। इतना ही नहीं, एसीबी उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुकी है। अगली खबर झारखंड के धनबाद से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान गैंग के हथियार सप्लायर और वासेपुर के कुख्यात बदमाश को धर दबोचा है, जो राजनीतिक गतिविधियों में भी काफी सक्रिय था। गिरफ्तार अपराधी की पहचान मंजूर आलम उर्फ दर्जी के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने 2 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस और 1 मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मंजूर आलम गैंगस्टर प्रिंस खान के लिए काम करता था और उसके गिरोह को अवैध हथियारों की सप्लाई करता था, जो कारोबारियों समेत प्रतिष्ठित लोगों को डरा धमका कर रंगदारी वसूला करते थे। जांच में ये भी सामने आया कि रंगदारी से वसूले गए पैसों को जमीन खरीद बिक्री के कारोबार में निवेश किया जाता था। बता दें कि मंजूर आलम कांग्रेस का पूर्व जिला महासचिव भी रह चुका है। उसके आवास पर कई राजनीतिक हस्तियों का आना जाना भी चर्चा में रहा है। फिलहाल कोर्ट ने मंजूर आलम को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं पुलिस मंजूर आलम की मदद से प्रिंस खान के गिरोह के नेटवर्क और संपत्ति के पूरे खेल का पर्दाफाश करने में जुट गई है। देश में एक बार फिर महंगाई जो है वो आम जनता की जेब को खाली कर रही है। 5 दिन में ये दूसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। लोग परेशान हैं। तेल महंगा होने से सबसे ज्यादा असर गरीब और मिडिल क्लास पर होता है और यही वजह है जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। आज पेट्रोल की कीमत पे तकरीबन 87 पैसे की, जबकि डीजल की कीमतों में 91 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 64 पैसे, जबकि डीजल की कीमत 91 रुपए 58 पैसे हो गई है, जिसका असर सीधे तौर पर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। असर ही असर पड़ रहा है, क्या बताएं अब सर, कुछ बोलने लायक नहीं है। महंगाई बहुत महंगाई होती जा रही है और गरीब जनता पे सारा दबाव है, तो वही असर ही असर है सर। पूरा बिजनेस ठप है, काम काज है नहीं, पेट्रोल महंगा हो जा रहा है, बहुत परेशानी है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल है। उस पर गरीब आदमी का इतना बुरा हाल हो रखा, पूछो मत। दिल्ली के अंदर मजदूर आदमी तो है ही नहीं, अब दिल्ली से सीधे गांव भाग गया अपने।
लोगों को अब साल 2022 की याद आ रही है, जब तेल कंपनियों ने थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन में 13 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। सवाल ये है कि क्या 4 साल बाद एक बार फिर से वही दिन लौट आए हैं। और चलिए अब हम आपको महंगाई के डरावने चक्रव्यूह के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि कैसे पेट्रोल डीजल के दाम आपकी जेब पर सीधे सीधे असर डालती है। हम आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और इस वजह से दुकानदारों के लिए कच्चा माल लाने ले जाने का जो प्राइस है, जो कीमत है, वो बढ़ गई है। इससे आपके खाने की थाली में पहुंचने वाली सब्जी और अनाज के भी दाम बढ़ेंगे। महंगाई दर बढ़ेगी, कंपनी के लिए प्रॉफिट कम होगा तो वो कॉस्ट कटिंग के नाम पर लोगों को नौकरी से निकालेगी और इसी वजह से नौकरी पेशा लोगों को EMI भरने में परेशानी होगी, नया इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत होगी, बैंक में NPA बढ़ेगा, लोग पैसा बचाने लगेंगे और खरीदारी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे में अपना इमरजेंसी फंड आपको क्रिएट करना चाहिए, करीब 6 महीने का। अगर आपकी नौकरी जाती भी है तो आप इस फंड का मुसीबत के समय में इस्तेमाल कर पाएं। मेडिकल इंश्योरेंस को जरूर करवाना चाहिए, साथ ही एक्टिव इनकम को आपको बढ़ाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज के फैसले ने डॉग लवर्स को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अपने उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें स्कूल, कॉलेज समेत सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया गया है। साथ ही खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने आज कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर साफ शब्दों में कहा है कि खतरनाक या रेबीज के संक्रमण आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। लोगों की जान की हिफाजत जरूरी है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, जो डॉग बाइट के केसेस को स्टॉप करने के लिए जो ABC प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी और मेजर्स हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल FIR या कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होगा। वहीं इस फैसले पर डॉग लवर्स ने नाराजगी जताई है। जजमेंट इतना बैलेंस नहीं आया है। इन्होंने बहुत कुछ बोल दिया ह्यूमंस के लिए, पर इन्होंने एनिमल्स के लिए कुछ भी नहीं बोला। आंकड़ों की बात करें तो साल 2025 में गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कुत्तों का आतंक रहा। एक साल में करीब 55 लाख लोग इनके शिकार हुए हैं। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।